हाय एवरीवन, आज हम टॉपिक करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, चैप्टर 53 है ये, 7th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको आर्टिकल याद रखना है, 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री में। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म की बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और ये पर्सन होते हैं जो कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफाइड हो। ठीक है, अदर वर्ड्स में ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए कम से कम 5 साल के लिए, या एडवोकेट होने चाहिए 10 साल के लिए। ठीक है, हमने ये पढ़ा है जुडिशरी में कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफिकेशंस होती हैं ये सारी, या फिर एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एजी इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनका टर्म फिक्स नहीं है। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज और हर रिमूवल। ठीक है, अगर अटॉर्नी जनरल को हटाना है तो उसके रिमूवल के बारे में कोई प्रोसीजर या ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, या फिर ये भी ऑफिस क्विट कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे करके। कन्वेंशनली ये रिजाइन करते हैं जब गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या फिर रिप्लेस होते हैं, और क्योंकि इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही अपॉइंट करा गया होता है। ठीक है, रेन्यूमरेशन इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका रेन्यूमरेशन फिक्स नहीं किया है। ही और शी रिसीव सच रेन्यूमरेशन जो कि जो भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनका रेन्यूमरेशन लिखा है, ना पार्लियामेंट फिक्स करती है, ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं। वहां पे अगर पार्लियामेंट का ऑप्शन मिल जाता है तो हमें लगता है यही ठीक है। फिर देखिए, आर्टिकल 76 ऑफ चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव का पार्ट 5 में यूनियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देन ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या है, ये आपको डायरेक्टली, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे ना यूपीएससी मेंस के, ड्यूटीज एंड फंक्शंस पे आपको डायरेक्टली मेंस का क्वेश्चन मिल जाएगा कि भाई अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, इनके ड्यूटी एंड फंक्शन बता दो। क्योंकि ये चीफ लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं? पहली बात तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देना उन लीगल मैटर्स पे जो प्रेसिडेंट ने रेफर करे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट वाले मैटर्स हो गए। देन टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर जो प्रेसिडेंट ने असाइन करी है। ठीक है, पहले लीगल मैटर की ड्यूटी की बात करिए, फिर लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज की बात करिए। फिर डिस्चार्ज करना फंक्शंस को जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिए हैं या किसी लॉ ने उनको दिए हैं। ठीक है, तो 2 काम प्रेसिडेंट देगा, 1 काम कॉन्स्टिट्यूशन देगी। ये आपने इनके इसमें ड्यूटीज में पढ़ लिया। अब फंक्शंस में देखिए, मतलब यहाँ पे ना प्रेसिडेंट क्या क्या ड्यूटी देते हैं, पहले आपको वो बताया। प्रेसिडेंट हैज असाइन्ड द फॉलोइंग ड्यूटीज टू द एजी। तो क्या क्या ड्यूटीज इन्होंने अटॉर्नी जनरल को दी है? टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अगर कोई केस चल रहा है तो कौन जाएगा? एजी जाएगा। इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। जितने भी केस है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न है वहां पे ये रिप्रेजेंट करेंगे। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है 143 में क्या होता है, रेफरेंसेस की बात करी जाती है। तो जो भी अगर कोई प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ठीक है, उसको मतलब अगर 143 में प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कोई रेफरेंस दिया है तो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एजी जाएंगे, और ये आर्टिकल 143 के तहत होता है प्रेसिडेंट का रेफरेंस जो है। देन टू अपीयर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी हाई कोर्ट में किसी केस में जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड है। ठीक है, तो इसमें भी 3 केसेस हो गए। एक में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से जा रहे हैं, एक में अगर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड है तो है, और एक में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा रही है इन ऑल केसेस जहां पे सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का हो गया। नेक्स्ट देखिए, राइट्स एंड लिमिटेशन। अब इनके कुछ राइट्स भी हैं और कुछ इन पे लिमिटेशंस भी हैं। इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज, एजी के पास राइट है ऑडियंस का इन ऑल कोर्ट्स। ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं ये। फर्दर शी और ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने जनरली आंसर करना तो हमें लगता है कि भाई इनका पार्लियामेंट से क्या लेना देना, लेकिन नहीं, इनके पास राइट टू स्पीक है, पार्ट लेने का भी राइट है कि ये जो दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जाके बैठ सकते हैं, या उनकी ज्वाइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं, या किसी कमेटी में बैठ सकते हैं ऑफ द पार्लियामेंट जिसके भी ये नेम्ड मेंबर हो, लेकिन इनके पास राइट टू वोट नहीं होता। ठीक है, देन ही और शी इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अवेलेबल होती हैं। तो मान के चलो जो भी एमपी की प्रिविलेजेस हैं, जो भी एमपी की इम्यूनिटीज हैं, वो ही हम अटॉर्नी जनरल को देंगे। ठीक है,
अब देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कॉम्प्लिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी, कुछ फॉलोइंग लिमिटेशंस है जो इन पे लगाई गई हैं। अब लिमिटेशन क्या है, एक तो ये एडवाइस नहीं करेंगे या ब्रीफ होल्ड नहीं करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट। अब मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही लॉयर हो तो इनके खिलाफ थोड़ी केस ले लोगे, ठीक है, बहुत जेन्युइन पॉइंट है। ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड अ ब्रीफ इन केसेस जिसमें इनको एडवाइस करने बुलाया गया है या अपीयर करने बुलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब मान लो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस कर दिया, ठीक है, मैंने अपना नाम बोल दिया, एबीसी इंसान हूं मैंने ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस करा है। अब क्या ये मुझे हेल्प कर सकते हैं, मेरी ब्रीफिंग कर सकते हैं, मुझे एडवाइस कर सकते हैं? नहीं, ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा कि भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस लड़ रहे हो और ब्रीफिंग कर रहे हो मेरी, तो ये भी गलत है। देन he should not defend accused persons in criminal prosecutions without the permission of the government of India। मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, क्राइम कर दिया, अब ये उस अक्यूज्ड पर्सन को किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस में डिफेंड नहीं करेंगे जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको परमिशन नहीं देती। भाई अगर मान लो आपको पता है ये XYZ पर्सन ना अटॉर्नी जनरल है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉयर है, अब ये किसी अक्यूज पर्सन को अगर प्रोटेक्ट करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इमेज जाएगी आपके सामने कि भाई ये तो क्रिमिनल्स को बचाते हैं अपने लॉयर के थ्रू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिना पूछे ये किसी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में उस पर्सन को डिफेंड नहीं कर सकते। Then he or she should not accept appointment as a director in any company or corporation without the permission of the government of India। अब आज मान लो मैंने ABC कंपनी खोल दी, मैं अटॉर्नी जनरल को इनविटेशन भेजती हूँ आप मेरी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ, तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिना पूछे ये मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Then he or she should not advise any ministry or department of government of India or any statutory organization or any public sector undertaking unless the proposal or a reference in this regard is received। मान लो इनको किसी मिनिस्ट्री को एडवाइस देना है, ठीक है, तो ये किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई PSU है, ठीक है, उसको भी एडवाइस नहीं कर सकते अनलेस जो प्रपोजल है एक रेफरेंस का इस रिगार्ड में वो रिसीव करा जाएगा थ्रू दी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसको रिसीव नहीं कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर AG इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। AG जो होते हैं ना गवर्नमेंट के फुल टाइम काउंसिल नहीं होते, ये नहीं है कि आज वो अगर अटॉर्नी जनरल बने तो पूरे टाइम गवर्नमेंट के काउंसिल वही रहेंगे। he or she does not fall in the category of government servant, ये गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं कहलाते और ये डिबार भी नहीं होते फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस, ठीक है। अगर इनको कोई प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करनी है तो वो ये कर सकते हैं, उससे आप इनको नहीं रोक सकते, ठीक है। जो लिमिटेशंस थी आपने जहां जहां पढ़ी है वहीं पे लगेंगी बस। इन एडिशन टू दी AG हमारे पास ना, अब देखो ये सॉलिसिटर जनरल का टॉपिक है, हमारे पास AG के अलावा अदर लॉ ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। अब देखो सारा काम तो सिर्फ AG नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर तो कितने केसेस चल रहे होते हैं, ठीक है, हर स्टेट केस कर देगा ऐसे तो किसी चीज के पीछे, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो केस कर देगी, ठीक है। तो देयर आर दी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारे पास इनकी हेल्प के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और सॉलिसिटर जनरल की हेल्प के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं, ठीक है। They assist the AG in fulfillment of his or her official responsibility। AG की official responsibility पूरी करने में ये इनकी मदद करते हैं। It should be noted here कि only जो ऑफिस है ना AG का वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट हुआ है। अदर वर्ड्स में आर्टिकल 76 ना सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनके बारे में मेंशन नहीं करता। अगर आप सोचो आपको वहां पे लिख दिया जाए कि भाई देखो AG और आपका सॉलिसिटर जनरल और आपका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये तीनों ही ना कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी है और ये तीनों के बारे में आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया है, तो ये गलत है। आपने सिर्फ AG का आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल 76, आपने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनके बारे में आर्टिकल 76 में कोई मेंशन नहीं दिया गया, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। देन AG मेंबर नहीं होता सेंट्रल कैबिनेट का, ये भी ध्यान रखना। आपको लगेगा भाई लॉयर है ये सेंट्रल कैबिनेट का पार्ट होंगे या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस रिलेटेड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सेपरेट लॉ मिनिस्टर है हमारे सेंट्रल कैबिनेट में जो कि लीगल मैटर्स को लुक आफ्टर करते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे। फिर यहाँ पे एक आपको पॉइंटर दिया गया है, ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एक प्रपोजल पुट फॉरवर्ड करा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि जो ऑफिस है अटॉर्नी जनरल का उसको मर्ज कर दिया जाए ऑफिस ऑफ द लॉ मिनिस्टर के साथ में। इट डिड नॉट मटेरियलाइज, ठीक है। अब देखो अगर अटॉर्नी जनरल को और लॉ मिनिस्टर के ऑफिस को आप मर्ज कर देते, भाई एक जो है कैबिनेट का हिस्सा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहाँ पे एक तरीके से इम्पार्शियलिटी वाली चीज नहीं हो जाती। ये तो मतलब मान के चलो एक गवर्नमेंट को हेल्प करेगा क्योंकि भाई गवर्नमेंट उसको लेकर आई है, एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है और लॉ मिनिस्टर जो उस पर अकाउंटेबिलिटी है, पार्लियामेंट के एथिक्स हैं, तो दोनों चीजें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती, तो ये मटेरियलाइज नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें आपको आर्टिकल दिया गया है, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 में है
और 88 में दिया राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटी। ठीक है, आर्टिकल जो इसके राइट है ना वो 88 में दिया, ध्यान रखना। अगर वहां पे 76 के बाद ना आपको 76 लिख के देगा और 77 लिख के देगा, यू विल थिंक कि हाँ यही है, ये नहीं है। ठीक है, 105 में पावर, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज दी गई है अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, ये चैप्टर हमारा हो गया है। आप इसके घटना चक्र के आप जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट सीरीज में वो भी देख सकते हो, साथ साथ ये चैप्टर कॉम्प्लीमेंट करोगे, ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएगा फिर आपका। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।